जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है फॉर आवर CUET 2024 बैच। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है और उसके बाद हम लोग अपने कोर्स के साथ में स्टार्ट कर लेंगे। CUET इकोनॉमिक्स में आपको 3 पोर्शंस पढ़ने होते हैं, जिसका पहला पोर्शन है आपका इंट्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर में आप बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, पीपीसी करके एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सारे टॉपिक्स जो आपके 12th के थे CBSE में वो सब होंगे। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स है, कवरिंग अप अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स। हम सीक्वेंशियली ही चल रहे हैं, यानी आज मैं आपको पहले इंट्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ाऊंगा। इसके बीच में मार्क्स की कोई डिवीजन नहीं है कि कितने नंबर का ये आएगा, कितने नंबर का ये आएगा, कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है। हाँ, कितना भी पोर्शन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? मैक्रो, और फिर लास्ट में कौन सा है? इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 3 आपके अलग अलग पोर्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर है, एक अभी इंट्रोडक्शन का और पीपीसी करके है, और दूसरा है आपका डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पोर्शन अभी आपका 4 क्लासेस तक चलेगा। टोटल इकोनॉमिक्स का पेपर कितने नंबर का आता है बताओ? अच्छा, कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी? 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। कितना समय मिलेगा आपको? 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, स्टार्ट किया जाए। ये एक हमारी बुक है जो कि आपको मिल जाएगी, यही इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बुक रेफर करते हैं, लेकिन यूजुअली हम बुक रेफर नहीं कराते हैं, यानी क्लासेस के अंदर में हम आपको बुक से रीड नहीं कराएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ने के दौरान आप कुछ कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, खास करके अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं, साथ साथ में आपको बताएंगे क्या क्या नोट करना है, क्योंकि ये आपका 12th का भी पढ़ा हुआ नहीं था, तो हल्का फुल्का ये हो सकता है स्किप आउट हो गया हो, या किसी ने पढ़ा ही ना हो, हम ये मान करके चलेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और बाद में धीमे धीमे हमारी नोटिंग का पोर्शन कम ही होगा। जितना इतना हम लिखेंगे बोर्ड पे, यहाँ पर आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो हल्का फुल्का। अगर कुछ हमको इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम कहेंगे भी कि नोट कर लो। यानी एक इकोनॉमिक्स के लिए अलग से आप लोग नोट्स रखना, जिसमें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी वो सब नोट करना, और जो लगेगा कि नहीं ठीक है डेफिनेशन है या ऐसी कुछ चीज़ है जो कि हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो आप लोग उसको स्किप कर देना। लेकिन एटलीस्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी, सेल्फ स्टडी करने के वक्त भी, कई बार आप सेल्फ स्टडी करते हो लगता है MCQ में ये चीज़ें पूछ सकती है, तो आप उन सब चीज़ों को अलग से अपने नोट्स के अंदर में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विथ इंट्रो एंड पीपीसी। आज है हम लोगों की क्लास नंबर 1। इन टोटल मेरा अराउंड 28 क्लासेस टू 30 क्लासेस का टारगेट है, जिसमें हम आपका ये पूरा सिलेबस कवर अप कराएंगे। सबसे पहले आज मैं आपको पीपीसी सिखा रहा हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी का पूरा नाम है प्रोडक्शन
पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, एक इकोनॉमी को ये जानना होता है कि इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। आप एक लिफ्ट यूज करते हैं तो लिफ्ट में लिखा रहता है 1400 kg 1500 kg, वो उसका क्या है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। उससे ज्यादा वजन वो लिफ्ट नहीं झेल सकती है कि नहीं। अच्छा, उससे कम झेल सकता है। हाँ, इसका मतलब अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो आप मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है एक्चुअल उससे कम हो। दिन में 24 घंटे हैं तो आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितना भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 24। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बताने के लिए हम लोग पीपीसी बनाते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो हमें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में बताए। तो ये कैसा कर्व है, एक बार इस डेफिनेशन को साथ में लिख लेना प्लीज। इट इज अ कर्व which shows different combination of two goods that can be produced It is a curve which shows different combination of two goods that can be produced using the given resources for a particular period of time and technology. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर आप 2 चीज़ें उगा सकते हो, कोई 2 सब्जियां, ठीक है, आलू और टमाटर, पोटैटो टोमेटो। हाँ, तो से फॉर एग्जाम्पल एक तरफ में है पोटैटो, एक तरफ में है टोमेटो। अच्छा, आपके पास गिवन रिसोर्स क्या है, जमीन है ना, एक पीस ऑफ लैंड इज अ रिसोर्स। अब अगर आप चाहो तो उसके ऊपर में हम पहले लिख लेते हैं पोटैटो और बगल में लिख देते हैं टोमेटो। अगर आप चाहो तो उसके ऊपर में पोटैटो मत उगाओ और 10 क्विंटल केवल टोमेटो उगा लो, या तो 1 किलो पोटैटो उगाओ और 9 किलो टोमेटो, या तो 2 क्विंटल पोटैटो उगाओ और 7। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि एक ही एक घटाएं। हमारी जमीन जो थी वो टमाटर अच्छे से उगा सकती थी, आलू के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। हमारी जमीन ज्यादा बेहतर क्या उगाने में थी, टमाटर। आलू तो उसमें उतना एफिशिएंट नहीं, आप हर एक काम करने में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते ना, है कि नहीं। कोई सब्जेक्ट जो ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जो ज्यादा अच्छा लगता हो, बोलो। इकोनॉमिक्स, गुड, यस, दैट इज द थिंग टू सेव इन इकोनॉमिक्स क्लास। इकोनॉमिक्स क्लास में बिजनेस अच्छा लगता है, सब्जेक्ट द्रोही। तो इकोनॉमिक्स, अब क्या होगा, अगर अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स तो 2 घंटे का कंटेंट आधी घंटे में भी समझ में आ सकता है। यू कैन बी मोर एफिशिएंट। और जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छे नहीं है, बिजनेस, तो उसको समझने में 1 घंटे का 2 घंटा भी लग सकता है, समझ रहे हैं। ये आप लोग बिजनेस वाले सर को नहीं बताएंगे। तो हम लोग क्या कह रहे थे, जिस चीज में आप ज्यादा एफिशिएंट हैं, जिस चीज में आप ज्यादा एफिशिएंट है उसका ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, समझ रहे हो। नालायक। हाँ,
इसका मतलब बराबर बराबर चले ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा तो 3 तो हो सकता है 4, इसका 4 तो इसका 0। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा इसका मतलब अगर 0 पोटैटो तो 10 kg, इसको बना लेते हैं ना, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4, तो कैसे होगा? इसका 0 तो इसका 10, इसका 1 तो इसका 9, इसका 2 तो इसका ये 7 इधर कहीं बीच में, फिर उसके बाद इसका 3 तो इसका 4 इधर, और इसका 4 तो इसका 0। तो मुझे नहीं लगता इसको ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बन जाएगा। इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा इसमें बताओ, पोटैटो ज्यादा तो टोमेटो कम, ऐसा क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जमीन तो उतनी है, इसमें एक ज्यादा करेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है या अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और तुम लोग याद रखना, जब हम कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब एक और चीज है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। बोलो क्या? इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लोप। तो इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर इसी चीज को टेबल में बना दिया जाए, टेबल बना दिया जाए इसका, इन कॉम्बिनेशंस का, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोले तो टेबल, तो इसे कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जल्दी से लिखो इसको जरा सा, और ये डायग्राम इतना पूरा प्लॉटिंग करोगे तुम लोग कि इसको रफ बना लोगे, रफ बना लोगे। हो गया? डन एवरीबॉडी? चलो, तो पीपीसी पढ़ते वक्त पता है हम लोग की कुछ अजम्पशंस हैं। इसके बाहर इधर नीचे नहीं, नीचे होने का मतलब क्या? वाई नेगेटिव बना है, नेगेटिव टमाटर बना रहे हैं, कुछ पोटैटो उगा रहे हैं और टमाटर बर्बाद कर रहे हैं, नहीं ना। अच्छा ये बताओ, दो ही, सर हमारे पास जमीन है तो उसमें टमाटर आलू प्याज सब बनाएंगे, दो ही चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सिस दो है, एक्सिस दो है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक जेड एक्सिस बना दो, हम तीसरी चीज भी उगा देंगे। एक और कोई एक्सिस, चार एक्सिस बना दो, 4D बना दो, हम 4 गुड्स उगा देंगे। लेकिन दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन क्यों बनाएं? क्योंकि दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, पीपीसी बनाते वक्त मैंने कुछ अजम्पशंस ले लिए कि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड के लिए यहां पर एक और शब्द इस्तेमाल होता है, स्कार्स। रिसोर्सेज आर स्कार्स। अच्छा, मैं इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं तब जब टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। बोलो समझे कि नहीं? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारा अजम्पशन होता है कि क्या हमारी जमीन दोनों चीजों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट थी?
तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल द गुड्स। किसी चीज में ज्यादा है, किसी चीज में कम है। ये हमारे अजम्पशंस थे, ठीक है बात। अच्छा, अब आगे बढ़ो। देखो, इसके फीचर्स अब हम लोग सीखने वाले हैं, और इसके फीचर्स में इसका सबसे पहला फीचर है, इसके फीचर्स में इसका सबसे पहला फीचर है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है ये समझना। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तब होता है जब एक बढ़ रहा हो और दूसरा, एक बढ़ रहा हो और दूसरा घट रहा है, ठीक है। जैसे प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है, इसीलिए डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। यही मतलब होता है नेगेटिव स्लोप का, यही मतलब होता है डाउनवर्ड स्लोप का, मतलब सेम है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके पीछे और आपकी लाइफ में एक ही कॉन्सेप्ट है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप पोटैटो पा रहे हैं तो टोमेटो खोना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। तो जब एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, so to increase the production of one good, comma, other must be क्या चीज? sacrificed। और दूसरा होता है, ये जो पीपीसी का शेप है, आप लोग को याद होगा पहले एक होता था, ये होता था कॉनकेव मिरर, ये होता था कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो पीपीसी का शेप है, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? इसे कहेंगे कॉनकेव। लेकिन कहां से देखें तो कॉनकेव दिखाई देगा? ओरिजिन से। कहां से कॉनकेव है? तो पीपीसी इज कॉनकेव, PPC is concave to the origin, PPC is concave to the origin, origin से concave है। समझ पा रहे हो? यहां से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इसका शेप कॉनकेव, इस तरह से बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना हुआ है। द शेप इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। नाउ यू हैव टू आंसर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये कॉनकेव है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं है? नहीं भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है वो तो समझ में आया, कॉनकेव ही क्यों बना? इसके पीछे एक कारण हम लोग सीखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो। अब सर ये क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझते हो? वही जो मैंने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खो देते हैं उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। से फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने पैसे को FD में डाला, तो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं डाला, स्टॉक मार्केट से मिलने वाला फायदा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर स्टॉक मार्केट में डाल दिया, बिजनेस में नहीं डाला, बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट था हमने वो गवा दिया, उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बोलो, बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक प्रोडक्ट है मेरे पास, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, और हाँ तुम्हारे पास भी सेम, हम समझ गए। एक प्रोडक्ट है मेरे पास, से फॉर एग्जाम्पल ये इसको खरीदने को तैयार हैं कितने रुपए में? अरे कुछ भी कहो, 8, 10, 15, 20। चलो ये हाँ 10, ये 10 रुपए में खरीदने को तैयार, तुम कितने में खरीदोगे? 50 में, हम इधर ही बेच दें। और कितने में? तुम बताओ धात्री। 100। क्या बात है। चलो तो 10, 50, 100। अगर मैंने 10 में बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा क्या? हाँ, कितने का नुकसान? 90 का। अच्छा 50 में बेचा तो 50 का। अगर 100 में बेचा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? नेक्स्ट बेस्ट जो मैंने सैक्रिफाइस किया वो कितना था? 50। 10, 50, 100। अगर 100 वाला चुना तो अगला कौन सा सैक्रिफाइस किया? 50। अगर 50 वाला चुना तो 100 वाला। 100 वाला बेस्ट तो कौन सा है? 100। और 10 वाला चुना तो भी 100। समझे कि नहीं समझे? 3 बैंक हैं, एक देता है 6%, एक 8%, एक 9%। किसको चुनना चाहिए? 9% वाले को। लेकिन अगर 9% वाले को चुने तो किसको सैक्रिफाइस कर दिए? 8। 6 नहीं ना कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? नेक्स्ट बेस्ट। अगला बेस्ट कौन सा है? 8। समझे कि नहीं समझे? सर वो तो समझ में आया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, लिखवा देंगे हम। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल यूनिट। बोलो, जब भी हम कहेंगे मार्जिनल तुम लोग कहोगे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक एडिशनल यूनिट अगर हम गेन करें तो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे यहां पर तो अभी इसे शॉर्ट में कहेंगे एमओसी। अभी तो हमने कुछ गेन नहीं किया। अब बताओ एक यूनिट किसका गेन किया? तो हम किसका सैक्रिफाइस करेंगे? बताओ, एक यूनिट गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया? 1। फिर एक गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया? फिर एक गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया? फिर एक गेन करने के लिए। यानी देख रहे हो, एक बराबर नहीं बढ़ रहे, या कह लो एक बराबर नहीं घट रहे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर हो सकता था 5, फिर हो सकता था 7, लेकिन एमओसी यानी जो मेरा सैक्रिफाइस है वो बढ़ते जा रहा है। और अगर ये चीज ऐसे बनती जैसे तुम लोग कह रहे थे, 10, 9, 8, 7, 6, यह ऐसे होता 10, 8, 6, 4, 2, यानी अगर बराबर बराबर घटता तो ये ऐसा कर्व ना बनता, ये बन जाती स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाता? तो सर ये कर्व क्यों बना? ये कर्व इसलिए बना क्योंकि ये जो एमओसी है ये इंक्रीज कर रहा है। एमओसी इज इंक्रीजिंग। तो वाई इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप देख सकते हो यहां पर मैंने आपको एमओसी इंक्रीजिंग करते हुए बनाया, और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया लगभग परफेक्ट था। जब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो अपने आप कौन सा शेप पकड़ लिया? डाउनवर्ड तो ठीक है, कॉनकेव शेप अपने आप आया कि नहीं आया? तो ऐसा क्यों था? क्योंकि एमओसी इज इंक्रीजिंग। यानी जब हम एक एक गेन कर रहे हैं तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो रेट बढ़ता जा रहा है। पहले 1 सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी मेरा रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और अगर ये बराबर बराबर होता, यानी पहले बार में ये होता 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो हर बार कितना कितना सैक्रिफाइस करते? 2, 2, 2, 2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती।
समझे कि नहीं समझे? तो चलो बताओ सभी लोग, ये ऐसा ही क्यों बना? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक यूनिट पाने के लिए दूसरे का जितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इन वन गुड, बोलो, टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, किसी गुड की एक यूनिट पाने के लिए दूसरे का जितना खोना पड़ेगा उसे हम कह रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। मार्जिनल से एक याद रहेगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कुछ पाने के लिए कुछ। तो एक यूनिट पाने के लिए दूसरे का जितना खोना पड़ेगा उसे कहा गया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ग्राफ कांस्टेंट रहेगा मतलब अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, समझे? अच्छा, इसको एक एक की जगह अगर तीन तीन भी बढ़ा दें तो भी हम लोग कर सकते हैं। चलो उसके बारे में भी हम बताते हैं। पहले एक बार इसको एक ही एक क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि एमओसी तो तभी निकालेंगे जब एक एक करके बढ़ाएंगे ना मार्जिनल, इसीलिए एक एक करके बढ़ा रहे थे। सर अगर दो बढ़ जाए तो बताएंगे। पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, क्या चीज इंक्रीजिंग? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारी ज़मीन दोनों चीज़ों के लिए एक बराबर अच्छी नहीं थी ना, किसी के लिए ज़्यादा था, किसी के लिए कम था। तो दिस इज बिकॉज the resources are not equally efficient for production of all the goods. ठीक है, आया है हम तक? डन एवरीबॉडी? ओके, तो फीचर्स के अंदर में पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। लेकिन अभी तक हम लोगों ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अच्छे से समझ के लिखा नहीं है। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, it is the rate of sacrifice in one good to gain an additional unit। an additional unit का मतलब one additional unit ही हुआ ना, मतलब तो वही हुआ ना, of another good। ठीक है,
एमओसी का फॉर्मूला होता है, सुन लो बात को ध्यान से, एमओसी को ही हम लोग स्लोप ऑफ पीपीसी भी कहते हैं। किसी भी चीज के स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे एक झूला है, वो किसी नीचे फिसलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? स्लाइड, हाँ पता है मेरे को। तो वो स्लाइड है, तो एक स्लाइड एकदम ऐसे वो जिससे बहुत तेजी से नीचे फिसल जाते हो, एक होता है जिससे धीमी धीमी करके नीचे फिसलते हो। अच्छा, जिससे एकदम तेजी से नीचे फिसल जाओ उसका स्लोप ज्यादा कि कम? और जिससे धीमी धीमी करके नीचे फिसलो उसका स्लोप कम है कि नहीं? तो वो स्लोप ही तो हुआ। अच्छा अब देखो, जैसे यहां पे मान लो तुम खड़े हो, इधर में कूद रहे हो, ये स्लोप है इसमें? अच्छा इसमें स्लोप है, थोड़ा ज्यादा है। अच्छा इसमें और ज्यादा है, और इसमें, अरे इसमें सबसे ज्यादा ना, ये देखो यहां से कूदा, यहां नीचे ऐसे खत्म। नहीं मतलब इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? देखो इस लाइन में स्लोप नहीं है, ऐसे ये ऐसे झूला है, तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है, तुम ऐसे कूदे, अरे नो स्लोप। ये थोड़ा सा स्लोप है, ये देखो ये थोड़ा सा और स्लोप ऐसे, और ये देखो ये एकदम भयंकर स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप को समझने का देसी तरीका है। अब देखो कर्व, पीपीसी कर्व ऐसे चल रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना पीपीसी का। देखो पीपीसी पहले ऐसे चल रहा था, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ओह हाँ, तो स्लोप बढ़ रहा है, और इसी स्लोप को हमने क्या नाम दे रखा है? एमओसी। तो ये तो अब ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये चीज जो है उसमें स्लोप बढ़ रहा है। अच्छा इसी को अगर हम ऐसे बना दें तो इस बार स्लोप, हाँ ये कॉन्वेक्स है, और इस बार स्लोप घट रहा है, और अगर ऐसे था तो ये स्लोप बढ़ रहा था। अरे बोलो यस और नो? यानी अगर ये इस तरीके से बन रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है, और इसी स्लोप को मैंने नाम दे दिया है क्या? एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी 11वीं 12वीं में मैथ्स लेने वाले बच्चे जरा सा हाथ उठाएं। ओके वाह, चलो भाई तुम लोग स्लोप का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ अ लाइन? चेंज इन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एम? आई एम आस्किंग स्लोप। हाँ ये लोग भी आपस में डिस्कशन करके बताए। हाँ बोलो, तुमने भी? हाँ अप्लाइड में, अच्छा हाँ इनका फॉर फंडा ही अलग है, अप्लाइड में नहीं था। 10th में तो था। था चलो तुम लोग याद नहीं है तो यही सब बहाना बनाओगे। स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ ये पढ़े ही नहीं है, पढ़े हो ना कहीं तो सुने हो। चलो ठीक है छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो एमओसी को हम लोग कह रहे हैं स्लोप ऑफ, एमओसी को क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ पीपीसी, और इसी को कहते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या कह रहे हैं? अच्छा इधर y में क्या है बताओ? y पे क्या बना है इसमें? टोमेटो। और x पे क्या बना है? क्या गेन कर रहे हैं? पोटैटो। x वाला क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन है, या नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस है? नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे यहां पे 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 2, 3 अपॉन 1 3, 4 अपॉन 1 4, यानी हर बार हम एक ही एक गेन कर रहे थे, तो इसीलिए एमओसी 1 2 3 4। तो स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड।
फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट MOC। ये हम तुमको सवाल दे रहे हैं, फिर ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगर पॉइंट A लेते हो तो ये 10 ले लोगे और ये 4, ये 8 और इसको कितना कर दें, 2 कर दें। हाँ चलो बताओ MOC क्या होगा, बताओ। सैक्रिफाइस क्या किए, A से B आने पे सैक्रिफाइस क्या किए, कितना सैक्रिफाइस किए A से B आने पे, 8 सैक्रिफाइस किए और गेन कितना किए, तो नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स डेल्टा Y बाय डेल्टा X। तो MOC इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा X। कितना सैक्रिफाइस, 8, कितना गेन, कितना गेन है, 4 है ना, 8 बाय 4, ये हो गया MOC। क्या ऐसा डायग्राम आ सकता है अपने एग्जाम में, लिखो लिखो जल्दी से। हो गया। पूरा पैरेलल नहीं होता, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लिया। अब देखो हमको MOC समझ में आया, अब हमको समझना है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ PPC। शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ PPC। सुनो मेरी बात, ये है PPC। इस PPC का अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज गिवन है और लिमिटेड है, स्कार्स है। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे इसका मतलब A भी ज्यादा बना पाएंगे और B भी ज्यादा बना पाएंगे, मोर यूनिट्स ऑफ A एंड मोर यूनिट्स ऑफ, तो इस केस में क्या होगा, एक राइटवर्ड्स शिफ्ट। ऐसा कब होगा, राइटवर्ड्स शिफ्ट। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हम या तो बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाएं, बेटर टेक्नोलॉजी, या फिर मोर रिसोर्सेस। बेटर टेक्नोलॉजी या ग्रेटर रिसोर्सेस। बताओ हमारे यहां पे सड़कें बन रही हैं, क्या इससे PPC, हमारी कंट्री का PPC राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, कोई चीज नहीं होगा, राइटवर्ड। क्यों, मोर रिसोर्सेस। हमारी कंट्री में FDI आ रहा है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारी कंट्री में, ज्यादा रिसोर्सेस। हमारी कंट्री से रिसोर्सेस बाहर जा रहे हैं, हमारे देश के लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, हमारे देश के लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम कर पाएंगे दोनों ही गुड्स का। तो इस केस में कौन सा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है। रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो राइटवर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज घट जाएं तो, डिजास्टर आ जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कोई बहुत भयंकर बीमारी आ जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आने लगे, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड जाने लगे,
लोग माइग्रेट बाहर करने लगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि उससे हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। हम बेटर टेक्नोलॉजी खोज लें, राइटवर्ड शिफ्ट। इंडिया में अगर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह की अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए जाए, राइटवर्ड शिफ्ट। इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो सड़कें बेहतर बनने लगे, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने लगे, नहीं। किसमें? एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। पीपीसी का मतलब क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी। आज अगर हम कहें कि आप सब यहाँ पे हो, हमारी इकोनॉमी में मान लो आप लोग हो, ठीक है, और हमने कहा से फॉर एग्जांपल ये जो 30 बच्चे हैं, इसमें से 10 के पास रोजगार है और बाद बाकी बेरोजगार है, या हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा है। तो से फॉर एग्जांपल हमने कहा 10 के पास रोजगार है, बाद बाकी 20 बेरोजगार है। तो हम जो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बनाएंगे वो 10 के हिसाब से बनाएंगे कि पूरे 30 के हिसाब से बनाएंगे? पूरे 30 के हिसाब से। कैपेसिटी तो सबको मिला के बनाएंगे ना भाई। तुम काम नहीं कर रहे हो लेकिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो है ना, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सब जोड़ के बनाते हैं, ये सोच के बनाते हैं कि हम सब कुछ, सारे रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। स्किल इंडिया आएगा क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन 10 लोग थे, 8 काम कर रहे थे, 2 नहीं कर रहे थे, वो 2 करने लगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो सर उसको कैसे दिखाएंगे? उसको कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे कि ये है हमारा पीपीसी। अगर पहले यहां पर थे तो अब यहां आ जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, लेकिन इसके पार जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 10 के 10 ही लोग हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो तुम लोग कहोगे सर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो दिक्कत है ना, ऑलरेडी आबादी इतनी बढ़ रही है। नहीं, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो बताओ उससे क्या होगा? राइटवर्ड्स शिफ्ट। इसका मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉपुलेशन में राइज या न्यू टेक्नोलॉजी या और बताओ एफडीआई, इन सब से क्या होगा? राइटवर्ड्स। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? डिजास्टर आ जाए, लोग बाहर माइग्रेट करने लगे, तो फिर क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आया क्या? लिख रहे हो तुम लोग उसको कि नहीं? थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ ये सब। जब रिवाइज करने बैठोगे तो सिर्फ इतना पढ़ लोगे एक बार तो काम बन जाएगा। हो गया? अच्छा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कब होगा ये बताओ। ये हमने कब के लिए बनाया था? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में नो शिफ्ट, नो शिफ्ट, ओनली प्रोडक्शन विल मूव क्लोजर टू पीपीसी। हो गया? एक बार लिख लेते हैं, याद रहेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कब था।
कोई डिजास्टर आ जाए, माइग्रेशन अब्रॉड होने लगे, इन सब से क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सर रोटेशन कब होता है? रोटेशन तब होता है जब किसी एक रिसोर्स में चेंज आए। हम सिर्फ गुड एक्स के लिए नई टेक्नोलॉजी खोज निकाले तो वाई तो उतना ही बना पाएंगे, सिर्फ ज्यादा क्या बना पाएंगे? एक्स। तो जब किसी एक के लिए बेहतर रिसोर्स मिल जाए तो सिर्फ एक्स बढ़ेगा, वाई उतना ही रहेगा। ये लिख लिया यहां तक? जैसे मान लो ये है गुड एक्स, तो इसे हम कहेंगे राइटवर्ड्स रोटेशन। तो यहां पे हम कब कहेंगे ये होगा? जब बेटर रिसोर्स मिले मेरे को ओनली फॉर विच गुड? गुड एक्स। मनरेगा से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्किल इंडिया से होगा। हाँ, स्कीम का नाम दे करके कह सकता है। एक बार ऐसे करके क्लीन गंगा मिशन से भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सर इसमें कोई सरकारी चाल तो नहीं है? आप कह रहे हैं मनरेगा से नहीं होगा और स्किल इंडिया से होगा, कहीं आप ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ हमारा नहीं कहना है। ठीक है, तुम लोग रेट करो तो अलग बात है। ओके, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, ये आगे सबको। अब बस एक लास्ट पॉइंट समझो इसके अंदर में, ये टॉपिक हमारा खत्म है। ये है पीपीसी। अगर आप पीपीसी के अंदर में प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आप रिसोर्सेस का इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन, या तो पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो या तो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। किस चीज को? रिसोर्सेस को। और अगर आप ऑन द पीपीसी हो तो आप ऑप्टिमम और फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। यस और नो? अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो मतलब आप पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। क्या आप पीपीसी के बाहर जा सकते हो? आउटसाइड द पीपीसी, आउटसाइड पीपीसी नॉट फीजिबल। नॉट फीजिबल का मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो जाए। इनसाइड पीपीसी होना मुमकिन है, लेकिन इसका मतलब कि आप पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं हो। इसको लिख लीजिएगा। ये पीपीसी वाला टॉपिक मैंने आपके साथ में फिनिश कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार लिखवा दिए हैं। एक बार आप इसको रिव्यू करके रिकैप करके प्लीज इसके एमसीक्यूज को जरूर से देखिएगा। अच्छा, बस एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अगर एमओसी कांस्टेंट होता, एमओसी इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव, अगर एमओसी इज कांस्टेंट तो बताओ पीपीसी कैसा बन जाएगा? पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर हम दोनों रिसोर्सेस में एक बराबर एफिशिएंट हैं तो। अगर वो असम्पशन न रहे तो बहस मत करो, नोट करो। टीचर से बहस करते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल सा एक बच्चा नोट कर रहा है, नहीं ऐसा तो हम असम्पशन मान चुके हैं। चलो, ये हो गया। किसी को कोई डाउट? नहीं? गुड, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच।